ठीक है जी। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या सीएस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो केवल मेरे प्यारे सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। सबसे पहली चीज जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है वो ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ाया गया है। यह कहता है कि अगर हम राइट्स को और ऑब्लिगेशंस को बांटें अलग अलग हिस्सों में तो कितने हिस्सों में हम राइट्स को बांट सकते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है कि हम राइट्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ह्यूमन राइट। अब ये ह्यूमन राइट क्या होता है? बेसिकली आपने सुना होगा कि कई बार पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो उस पर डंडे बरसा देती है, पूछते ही नहीं है कि आपने गलती करी है कि नहीं करी है। आपने लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें कि आपने देखा होगा कि पुलिस ने डंडे लिए और बजाना शुरू। वो बाहर क्यों निकला है, क्यों नहीं निकला है, नहीं पूछना है। ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कहलाता है। यहां तक कि अगर वॉर का भी कोई प्रिजनर है तो उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया ने कोई अपना ह्यूमन राइट एक्ट बनाया हुआ है? इंस्टीट्यूट के पहले पेज पर लिखा है कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा एक्ट नहीं है विच कैन बी कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्ट। लेकिन यूएनओ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को यूएनओ के सभी मेंबर्स कंट्रीज ने अपने यहां अप्लाई किया है। वो ह्यूमन राइट की बेसिक गाइड है। आप समझ लीजिए कि ह्यूमन राइट्स की गीता है वो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसी के हिसाब से हम अपने यहां ह्यूमन राइट्स को चलाते हैं। नेशनल लेवल पर भारत सरकार ने एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपने स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया हुआ है ताकि सरकार ये एश्योर करे कि हर एक आदमी के, हर एक ह्यूमन का ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो राइट्स आते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से मिले। आज 26 नवंबर है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है और आज ही के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छी बात है। आज ही के दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट डे भी मनाते हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी सिटीजन्स को अवेलेबल है। इसमें कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं जो कि सभी सिटीजन्स को एक बराबर अवेलेबल होते हैं। खुद सरकार या सरकार की कोई एजेंसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो लोअर कोर्ट में नहीं, सीधे हाई कोर्ट में जाकर रिट के माध्यम से बता सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट सरकार हनन कर रही है, वायलेट कर रही है, इसको रोकने के लिए आदेश दीजिए। और तीसरे तरह के जो राइट्स हैं उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कैसे पैदा होते हैं या कहां से आते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आते हैं 2 पार्टीज के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जैसा भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वैसा ही राइट्स पार्टीज को मिल जाते हैं। जैसा आप एग्रीमेंट बनाएंगे वैसे ही राइट्स आपको उस एग्रीमेंट के तहत मिलते चले जाते हैं। और जो राइट्स आपको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तो हम कह सकते हैं दीज राइट्स आर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड वॉलंटरली। 2 लोगों ने आपस में वॉलंटरीली राइट्स को तय किया है या राइट्स को बनाया है। ठीक है, तो ये 3 तरह के राइट्स हैं। पहला है ह्यूमन राइट, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और तीसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। आ गया है क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। ह्यूमन राइट्स अराइज आउट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कन्वेंशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या होना चाहिए जी इसका सही जवाब बताइए स्टूडेंट्स। सर डी।
सर ए। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल सही जवाब दिया, डी जिसने भी दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, फॉरेनर्स ओनली, कंपनीज ओनली या आर्मी पर्सन्स ओनली? सिटीजन्स। बोलिए स्टूडेंट्स। सिटीजन्स। सही जवाब क्या है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी, डी में से लॉक कीजिए। ऑप्शन ए। ए। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। कंप्यूटर जी ए को लॉक कीजिए। ए सही जवाब है और आप जीतते हैं एक सही उत्तर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अराइज आउट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कन्वेंशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहां से आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएंगे। ये तो बहुत ही सामान्य सा सवाल था। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अराइज आउट ऑफ ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कन्वेंशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज? डी। और सही जवाब है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। आसान सवाल है। चलिए, तो ये तो सवाल खत्म हुए हमारे पहले डिस्कशन के कि तीन तरह के राइट्स किसी भी व्यक्ति को लॉज से मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आगे बढ़ते हैं। आईसीएमआई का स्टूडेंट स्टडी मटेरियल कहता है कि 1872 से पहले जो कोर्ट्स इंडिया में थे वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मुकदमे होते थे उनको कैसे रिजॉल्व करते थे, क्योंकि तब तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था नहीं। उस समय वो कोर्ट्स इंग्लिश कॉमन लॉ अप्लाई करते थे, मतलब वो लॉ जो कि इंग्लैंड में कॉमन लॉ के नाम से चलता था। इसके अलावा कॉमन लॉ में अगर कोई चीज कवर नहीं हो रही है तो रीति रिवाज यानी कस्टम्स, यूसेज एंड ट्रेड के हिसाब से कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस का मुकदमा है या जिस पर्टिकुलर चीज का मुकदमा है उस चीज के नॉर्मल जो कन्वेंशंस हैं, नॉर्मल जो रीति रिवाज हैं वो क्या हैं, उनके हिसाब से मुकदमों की सुनवाई होती थी, क्योंकि तब कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम की चीज तो थी नहीं। लेकिन कोर्ट को इंग्लिश कॉमन लॉ इंडिया में अप्लाई करने में दिक्कत होती थी, तो कोर्ट्स ने क्या करना शुरू किया, पर्सनल लॉज अप्लाई करने शुरू कर दिए कॉन्ट्रैक्ट्स पर। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट दो मुस्लिम्स के बीच में हुआ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई कर दिया, दो हिंदूज के बीच में हुआ है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई कर दिया। बट अगर एक मुस्लिम और एक हिंदू के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तब क्या करेंगे? तो कोर्ट्स को बहुत दिक्कत आ रही थी इस तरह के मुकदमों को सुनने में, और ये बहुत जरूरी महसूस हो रहा था कोर्ट्स को कि भाई एक ऐसा लॉ होना चाहिए, एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसके हिसाब से इंडिया में होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो आया 1872 का वो दिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और उसे इंडिया पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो कानून था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए बनाया, क्योंकि 1872 में बना हुआ है, आपको समझ में ही आ गया होगा। दूसरी बात, ये एक्ट 1 सितंबर 1872 से अप्लाई हुआ। ये आजकल पूरे इंडिया पर लागू होता है। एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले कि अगर आप कोई बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसका जवाब है दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर एक समान लागू होता है। इसके अलावा आपको मालूम है जब भी कोई एक्ट बनता है तो उससे पहले वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए जाता है। इस एक्ट को प्रेसिडेंट ने 25 अप्रैल को ही कंसेंट दे दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे अभी लागू मत करना। लागू कब करना? लागू करना 1 सितंबर 1872 से। चलिए जी क्वेश्चंस देख लेते हैं। बिफोर इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है बिफोर इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए ए, इंग्लिश कॉमन लॉ। दूसरा क्वेश्चन, ड्यू टू डिफिकल्टीज इन यूजिंग इंग्लिश कॉमन लॉज कोर्ट स्टार्टेड यूजिंग
इंग्लिश कॉमन लॉ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से कोर्ट्स ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, पर्सनल लॉज या नन ऑफ द अबव? पर्सनल लॉज। सही जवाब है, सही जवाब है स्टूडेंट्स क्या? सी, पर्सनल लॉज। मैंने क्या बताया कि जब इंग्लिश कॉमन लॉ को इस्तेमाल करने में मुश्किल हुई तो कोर्ट्स ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ को इस्तेमाल करना शुरू किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 25th September 1872, 1st September 1872, 25th April 1872 या 1st October 1872? 1st September 1872। Sir, B. And the correct answer is B, 1st September 1872. Indian Contract Act applies to whole of India except Jammu and Kashmir, whole of India, none of the above या सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर? Whole of India। सही आंसर है बी, होल ऑफ इंडिया। अभी तक आपके कितने आंसर ठीक हुए? सारे ठीक हुए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये कह रहा है जी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जब बना तो उसके 4 हिस्से हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्कशन अब हो रहा है बहुत टेक्निकल है और इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 में 1872 में बना तो इसके 4 हिस्से थे। पहला हिस्सा था सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, दूसरा हिस्सा था सेक्शन 76 से लेकर 123 तक, तीसरा हिस्सा था सेक्शन 124 से लेकर 238 तक और चौथा हिस्सा था 239 से लेकर 266 तक। जो पहला हिस्सा था यानी कि सेक्शन 1 से लेकर 75 तक वो जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट को डील करता था। अब क्योंकि आप सब लोग पेपर में बैठने जा रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पढ़ लिया होगा। तो जितना आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है वो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक में कवर्ड है। आपने अभी केवल जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू एग्रीमेंट्स ही पढ़ा है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आपने नहीं पढ़े हैं। इसमें ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होती है ना, परफॉर्मेंस कैसे होती है, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा हिस्सा था सेक्शन 76 से लेकर 123 तक, जिसमें केवल और केवल गुड्स कैसे बेचे जाएंगे, गुड्स कैसे खरीदे जाएंगे, सेलर के क्या राइट्स होंगे, बायर के क्या राइट्स होंगे, अनपेड सेलर के क्या राइट्स होंगे, ये सब कुछ लिखा होता था। धीरे धीरे इंडिया में सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड परेशानियां बढ़ने लगी और 76 से लेकर 123 तक के जो सेक्शंस थे उन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से काटकर निकाल दिया गया और बना दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि पहले चैप्टर 7 के नाम से जाना जाता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यानी अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से लेकर 123 तक नहीं है, गायब हैं, डिलीट हो गए। फिर आता है सेक्शन 124 से 238 तक, जो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी है। उसे हम कहते हैं लॉज रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें बेलमेंट और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को कैसे अपॉइंट करता है, एजेंट की क्या ड्यूटी होती है, प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं, एजेंट क्या क्या राइट्स हैं। बेलमेंट का मतलब होता है अपना सामान किसी दूसरे को कुछ समय के लिए रखने के लिए देना। प्लेज का मतलब होता है गिरवी। इंडेमनिटी का या गारंटी का मतलब आप जानते ही हैं, किसी की जमानत लेना, है ना, ये कहना कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं करके दूंगा। ये सेक्शंस यानी सेक्शन 124 से लेकर 238 तक आपके कोर्स में बेशक नहीं है, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये अभी है। इससे आगे चलते हैं, सेक्शन 239 से लेकर 236 तक ये प्रोविजंस थे जो कि केवल और केवल पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर अप्लाई होते थे, यानी कि दो पार्टनर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज को डील करने वाले सेक्शन थे, सेक्शन 239 से लेकर 266 तक। लेकिन जैसे जैसे पार्टनर्स के बीच में संघर्ष बढ़ने लगा, पार्टनर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को लेकर प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी, तो
ये तय किया गया भाई पार्टनर्स का जो लॉ है उसको अलग कर दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, उसको एक नया लॉ बना दो। तो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को इस एक्ट से अलग कर दिया गया, यानी अब ये चौथा हिस्सा भी इस एक्ट में नहीं है। अब इस एक्ट में केवल 2 हिस्से हैं, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक और सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। क्लियर हो गया? तो फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। ध्यान रखिए ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। आने को तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हम आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल की एक भी लाइन मिस नहीं कर रहे हैं। जिस लाइन में जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 1 सेकंड के लिए भी आंख मत झपकाइएगा। क्वेश्चन है, प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट वर कंटेन्ड इन, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने से पहले सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन कहां पर कंटेन्ड थे, कहां पर मेंशन थे? चैप्टर 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? चैप्टर 7। जी बताइए। चैप्टर 7। सही जवाब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सी। लॉक कर दीजिए। है ना? परेशानी आई? इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने आपको इस पूरे के पूरे वीडियो के पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में पहले ही ग्रुप से भेज दिए हैं, उन्हें भी साथ में देखते रहिए, लेकिन आंसर चीटिंग के लिए नहीं। देखिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू पार्टनर्स एग्रीमेंट वर कंटेन्ड इन, कहां पर थे? चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 11 या चैप्टर 7? 11। और सही जवाब है चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी डी। ध्यान करते रहिए सारे के सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आ गया, जनरल प्रोविजन गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 1 to 75, सेक्शन 76 to 123, सेक्शन 124 to 238 या सेक्शन 239 to 266? जनरल प्रोविजन जो आपके कोर्स में है। ऑप्शन ए। सही आंसर है 1 से लेकर 75, यानी सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस गवर्निंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से गवर्निंग जो सेक्शन है वो कौन से हैं? मतलब इंडेमनिटी और गारंटी, बेलमेंट और प्लेज या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाले सेक्शन कौन से हैं? 1 से 75, 76 से 123, 124 से 238 या 239 से 266? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 124 to 238. Now, the crucial thing, the most important thing, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका फाइनेंस से, लॉ से, मैनेजमेंट से, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जब 2 लोग आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं, किसी एग्रीमेंट को लिखते हैं, है ना? कोई कागज होता है, कोई वकालत होती है, कोई कोर्ट होती है, कोई रजिस्ट्रार होता है, वहां जाके हम उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रस्तुत करते हैं और फिर जो रजिस्ट्रार होता है वो उस पर स्टैंप लगाता है, और जब तक वो स्टैंप नहीं लग जाती है तब तक एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता है। आम आदमी की धारणा यही होती है कि उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखें तो जिस समय हम बाजार में सब्जियां खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, उस समय भी हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम मेट्रो में या बस में सफर कर रहे होते हैं तब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम ढंग से देखें तो हम चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट से घिरे हुए हैं। दिन में ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठे, मम्मी ने कहा जाओ जरा दूध ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सुबह उठकर कोचिंग के लिए चले, मेट्रो पकड़ी या बस पकड़ी, कॉन्ट्रैक्ट है। याद आया अरे पेन लाना तो भूल ही गई, या पेन तो खत्म हो गया है, शॉपकीपर के पास गए, पेन खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट है।
कोचिंग, जहां कोचिंग ले रहे हैं वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो एक आदमी एक दिन में ना जाने कितने ही सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है कोर्ट में, मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है और एक पार्टी उसको तोड़ देती है, तो दूसरी पार्टी उस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में जा सकती है। एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर हमारे साथ दूसरे व्यक्ति ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। हमने अपना हिस्सा पूरा नहीं किया तो वो दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। यानी कि एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? दो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है, पहला एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। यानी कि अगर हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ये चेक कीजिए एग्रीमेंट है कि नहीं, और दूसरा चेक कीजिए एनफोर्सेबिलिटी है या नहीं। फिर से आ गया क्वेश्चन, वही एमसीक्यू। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एवरी एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ या प्रॉमिस और सेट ऑफ। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? क्या होना चाहिए सही जवाब? सी। सही जवाब होना चाहिए सी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ। हमने अभी पढ़ा कि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली है एग्रीमेंट और दूसरी है एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, यहां पर दो डेफिनेशंस दिए हमारी स्टडी मटेरियल ने। एक पोलोक की, जस्टिस पोलोक काफी फेमस जज हुए उनकी, वो कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वही बात जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में लिखी है, वही डेफिनेशन जस्टिस पोलोक ने भी दी है। और एक और डेफिनेशन है जो कि जस्टिस सालमन ने दी है, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पार्टीज के ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता हो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बस अब अगर मान लीजिए एग्जाम में डेफिनेशन लिखी हुई आ जाए और आपसे पूछे कि ये डेफिनेशन किसने दी है, पोलोक ने दी है या सालमन ने दी है, तो आप कैसे याद रखेंगे? जो सेक्शन 2H से हूबहू मिलने वाली डेफिनेशन है वो पोलोक ने दी है। आप सिर्फ पोलोक की याद करके चले जाएंगे तो सालमन की अपने आप आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी? पोलोक ने? नहीं, पोलोक ने तो नहीं दी, सालमन ने, एटकिन ने या जस्टिस जेम्स? सही जवाब है बी, सालमन ने। ऑब्लिगेशंस और राइट्स वाली जो बात कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कही गई है वो जस्टिस सालमन ने कही है, तो सही जवाब है बी। इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अभी हमने सब क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होता है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि भाई एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वचन या वादा। हर एक वचन क्या है? एग्रीमेंट है। और वचन के बदले में वचन, वो भी एग्रीमेंट है। यानी अगर एक तरफ से भी मैं कोई वचन देता हूं, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप चाहे करवाना चाहो चाहे मत करवाओ, मैंने तो वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम कुछ करो या मत करो। ये हो गया वचन, ये हो गया प्रॉमिस। और इसी को लॉ एग्रीमेंट के नाम से जानता है। और अगर प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस हो रहा है तो मान लीजिए मैं बुक सेलर से कह रहा हूं कि मैं ये बुक खरीदना चाहता हूं और बुक सेलर मुझसे कह रहा है ठीक है 400 रुपए दे दीजिए, बुक ले लीजिए। इसका मतलब मैं तो ये वचन दे रहा हूं कि मैं 400 रुपए दूंगा
और सेलर वचन दे रहा है कि वो मुझे बदले में बुक देगा, यानी एक वचन के बदले में दूसरा वचन है, ये दोनों एक दूसरे के सेट के रूप में पूरे होंगे। तो चाहे एक इंडिविजुअल वचन हो, एक इंडिविजुअल प्रॉमिस हो, या एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस हो, हम इसको एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है जी। नाउ अच्छा, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस है। यहां पर गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। करेक्ट करने के लिए पेन चाहिए, पेन मेरा अभी चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। यहां पर डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, यहां दिया है सेक्शन 2B, यानी कि प्रॉमिस। हमने अभी पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। तो फिर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। तो अब जानने वाली बात क्या आती है, व्हाट इज प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने ऑफर किया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो प्रपोजल एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और जैसे ही कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे ही कोई प्रॉमिस, जैसे ही कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तुरंत वो बन जाता है प्रॉमिस। तो अगर हम बॉटम अप अप्रोच से देखें तो ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। और हर एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस क्या है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में अगर प्लस हो जाए एनफोर्सेबिलिटी तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज H वाला। देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एवरी ऑफर, एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ, या प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या होना चाहिए सही जवाब? एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज E, क्या होगा? सही जवाब होगा डी, यानी कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? जैसा मैंने अभी बताया, प्रॉमिस कब बनता है? जब एक व्यक्ति ऑफर करे और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो केवल प्रपोजल है या ऑफर है। आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है, लेकिन अभी हम केवल इतना जान लें, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई ऑफर रखता है, कोई प्रपोजल रखता है, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, या क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे, तो उसे कहते हैं प्रपोजल। देखते हैं एग्जाम्पल। सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम प्रॉमिस। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहां पर एक युवक एक युवती से विवाह करने के लिए प्रपोजल दे रहा है। अभी ये केवल प्रपोजल यानी ऑफर है, अभी केवल प्रपोजल है, अभी ये एग्रीमेंट नहीं बना है। ये एग्रीमेंट कब बनेगा? ये एग्रीमेंट तब बनेगा जब ये युवती, ये कन्या हां कर देगी, एसेंट देयर टू। एसेंट देयर टू मतलब एक्सेप्टेंस। और अगर इसने कह दिया चल भाग यहां से, निकल यहां से, तो क्या एग्रीमेंट बनेगा? नहीं, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। क्यों? एग्रीमेंट बनने के लिए एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस क्या होता है। और हर एक प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है, और हर एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक और क्वेश्चन आ गया, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉमिस मीन्स, बताइए जी सही जवाब। सही जवाब है ए, एक्सेप्टेड ऑफर या एक्सेप्टेड प्रपोजल। हर एक एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या होता है? हर एक एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस होता है। सभी एमसीक्यूज को ध्यान से देखिए, सही जवाब दीजिए और इनाम पाइए आपस में एक दूसरे से। चलिए जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा समझ लिया है। कॉन्ट्रैक्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्रीमेंट वाला हिस्सा तो हमने समझ लिया, अब जरा एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ को समझ लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि एग्रीमेंट ना 2 तरह के हो सकते हैं। एक तरह के एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें सोशल एग्रीमेंट कहा जाता है। सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, मतलब
वो एग्रीमेंट जो हम वैसे ही रैशली कर लेते हैं, कोई प्रपोजल जो हमने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया बिना ये सोचे कि इसकी कोई लीगल इंप्लीकेशन भी होगी, है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मम्मी ने पूछा बेटा कितनी देर में आएगा, और आपने कहा कि बस अभी आया 10 मिनट में, जबकि आपको पता है 1 घंटे से पहले नहीं लौटोगे। तो ये प्रॉमिस आपने क्यों किया? विदाउट थिंकिंग कि इसमें कोई लीगल कंसीक्वेंस भी हो सकता है, ऐसा तो सोचा नहीं होगा। या मम्मी ने आपसे पूछा अच्छा चल 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, आपने कहा हाँ मम्मी लंच तक आ जाऊंगा। मम्मी ने कहा बेटा लंच में क्या खाएगा? आपने कहा मम्मी क्या बनाओगी? आज तो मैं बेटा राजमा चावल बना रही हूं। अच्छा मम्मी ठीक है। और जब आप वापस लौटे तो देखा मम्मी ने टिंडे बनाए हुए हैं। तो मम्मी ने ये एग्रीमेंट क्यों किया, मम्मी ने ये प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि मम्मी ने ये बात सोची ही नहीं कि इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। हम जब सोशल एग्रीमेंट्स करते हैं, जब आपस में फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो हमारे दिमाग में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात कि इस तरह के एग्रीमेंट्स में कोई कंसीडरेशन भी नहीं होता, मतलब बदले में भी हमको कुछ नहीं मिलता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। वो वीडियो मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, वो केस मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, आप उसको जरूर देखिए। और उसी तरह के और केसेस देखने के लिए आप ब्राइट विजन के चैनल पर हमारी एक सीरीज सूट केस भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे केस लॉज जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं या और एक्ट्स के हैं, हमने लोड किए हैं। खैर, तो एग्रीमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो सोशल, जो कि आपस में भाई बहनों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में होते हैं, जिसमें ना तो कंसीडरेशन होता है और ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। और दूसरे होते हैं लीगल एग्रीमेंट्स। लीगल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिसमें कि दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन और राइट्स होते हैं। मतलब जैसे हमने बुक सेलर वाला एग्जांपल देखा, बुक सेलर के पास राइट है 400 रुपए लेने का और ऑब्लिगेशन है बुक देने का। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है 400 रुपए देने का और राइट है बुक लेने का। तो यानी कि दोनों के ऊपर राइट्स भी हैं और दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस भी हैं। जहां दोनों पार्टीज के ऊपर राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों होते हैं, वहां पर लीगल एग्रीमेंट होता है। और लीगल एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना मस्ट है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लीजिए कि एग्रीमेंट तो 2 तरह के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल और केवल लीगल एग्रीमेंट्स की ही बात करता है, सोशल एग्रीमेंट्स इसमें कवर नहीं होते। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो 2 तरह के होते हैं, सोशल और लीगल। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल एक ही तरह के ऑब्लिगेशंस को डील करता है, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये तो तय कर चुके कि एग्रीमेंट क्या होता है, और आधा हम ये भी तय कर चुके कि एनफोर्सेबिलिटी कब होती है। अब बस ये तय कर लेते हैं कि कब कब एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती। पहले ये समझ लीजिए कि एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कोर्ट का डंडा, कोर्ट की पावर, ऐसा एग्रीमेंट जिसे लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। म्यूट कर लो। और हमने अभी पढ़ा, आप केवल लीगल एग्रीमेंट्स को लेकर ही कोर्ट में जा सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर की चीज है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपने हिस्से को पूरा नहीं किया तो कोर्ट डंडे से उसका हिस्सा पूरा करा लेगी। यानी इसमें कोर्ट की पावर चलेगी, कोर्ट की फोर्स चलेगी, इसीलिए नाम दिया गया है एनफोर्सेबिलिटी। तो कोर्ट की फोर्स कब चलेगी? कोर्ट की फोर्स तब चलेगी जब ये सारे एलिमेंट आपके एग्रीमेंट में मौजूद होंगे। जैसे एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है।
कंसेंसस एड आइडम मीन्स, क्योंकि एक लैटिन भाषा का शब्द है कंसेंसस एड आइडम, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी टू पर्सन एग्रीइंग ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब मान लीजिए कि भाई एक आदमी को ना घोड़ा खरीदना है, ठीक है, उसने किसी से पूछा कि भाई यहां कोई घोड़ा बेचने वाला है क्या, है ना, तो किसी ने बताया हाँ यहां एक मुरारी नाम का आदमी रहता है, वो घोड़े बेचता है। अब ये साहब ढूंढते ढूंढते मुरारी को पहुंचे, पता किया कहां रहता है मुरारी, वहां रहता है जी, छोटी सी खोली है उसकी। मुरारी के पास पहुंचे, आप घोड़े बेचते हो? उसने कहा हाँ जी हम घोड़े बेचते हैं, बहुत फेमस है हम तो, किसी से भी पूछ लो, सबसे बढ़िया घोड़े हम ही बेचते हैं। उसने कहा भाई मुझे भी एक घोड़ा खरीदना है। तो मुरारी बोला कैसा खरीदेंगे, देसी या विदेशी? तो बायर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, उसने कहा भाई आप दिखा दो, है ना, जो पसंद आएगा ले लेंगे। तो मुरारी ने अपनी खोली में रखा हुआ एक ट्रंक खोला। अब बायर चमत्कार हो गया, बायर सोचा अरे ट्रंक में घोड़ा कैसे आ सकता है। तो मुरारी ने उसके अंदर से एक पिस्तौल निकाली और बोला ये लीजिए जी घोड़ा। अब बायर देख के दंग रह गया, भाई मैं तो हॉर्स खरीद रहा हूं, मैं तो हॉर्स खोज रहा हूं, है ना, और मुरारी क्या दे रहा है, घोड़ा। वो बोला नहीं नहीं भाई साहब मेरे को ये वाला घोड़ा नहीं मांगता है, मेरे को ये वाला घोड़ा नहीं चाहिए, मेरे को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। मुरारी बोला जी ये वाला घोड़ा लेके जाओ, फिर देखो अच्छा अच्छा आदमी इसके सामने दौड़ेगा। यहां पर बायर घोड़ा खरीदना चाहता है, सेलर घोड़ा बेचना चाहता है, तो फिर क्या परेशानी है भाई, दोनों लोग एक तरह के घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं। मुरारी दूसरे तरह के घोड़े की बात कर रहा है और बायर दूसरे तरह के घोड़े की बात कर रहा है। यहां पर पार्टीज के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो हमने अभी कहा सोशल एग्रीमेंट्स में नहीं होता, लीगल एग्रीमेंट्स में होता है। और कंसीडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, क्वी प्रो क्यो भी इसको कहा जाता है, हालांकि हम वो बात कंसीडरेशन के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फ्री कंसेंट, यानी जिससे भी आप एक्सेप्टेंस ले रहे हैं उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। और जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो माइनर, अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जो काम आप करने जा रहे हैं वो अनलॉफुल या इलीगल नहीं होना चाहिए। जब तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। एक भी एलिमेंट गायब हुआ तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स के डिवीजन को पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, और स्टूडेंट्स ये बात ध्यान कर लीजिए कि ये जो प्रोविजन हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस पर एमसीक्यूज खूब आते हैं दनादन। ठीक है ना, आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस यस सर। हाँ सुन रहे हैं, वेरी गुड। जसवंत सुन रहे हैं, नीरज शर्मा कह रहे हैं यस सर, विवेक शर्मा कह रहे हैं यस सर, है ना, सुन रहे हैं लोग, इसका मतलब चलिए अच्छी बात है। मैंने इसलिए जानबूझकर बीच में पीपीटी बंद किया ताकि मैं देख सकूं। हाँ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मयूर कह रहे हैं यस, दत्तात्रेय कह रहे हैं यस, साक्षी कह रही है यस, दिव्या कह रहा है यस, संजना भी यस, AK बनर्जी यस, अबरार अंसारी यस। अरे वाह मजा आ गया भाई वाह, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं आपके? एमसीक्यू में जो आप सोचते हैं कि ये आंसर होना चाहिए वो आंसर होता है कि नहीं होता है? होता है तो जरा थम्स अप भेजिए, थम्स अप भेजिए, थम्स अप। यस सर, यस सर, यस सर। अजय कह रहे हैं यस सर, सिद्धार्थ कह रहे हैं यस सर, अर्जुन यस सर, नीतीश यस सर, नीरज यस सर, संजना यस सर, वर्षा यस सर, अकृत, पवेंद्र, दत्तात्रेय, संजना, रितु, अंकुशा, सब लोग कह रहे हैं यस। अरे अरे दो दो थम्स अप भेज दिए हैं किसी ने, तो इतने सही, किसी ने 3 भेज दिए हैं भाई। अंगूठे तो भगवान ने 2 ही दिए हैं, 3 कहां से आ गई है? एक पैर का अंगूठा भेज दिया है किसी ने। कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप, बहुत मजे से सुन रहे हैं। आप सब लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए वापस चलते हैं अपनी दुकान पर।
यहां दुकान पर हम क्या बात कर रहे थे, यहां हम बात कर रहे थे कि वैलिडिटी के बेस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। वैलिडिटी के बेस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। तो वैलिडिटी के बेस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, चौथा इलीगल, पांचवा अनएनफोर्सेबल। ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं, इस वाले टॉपिक से कम 3 या 4 एमसीक्यू आते ही आते हैं। कम से कम बताए मैंने, कम से कम। ध्यान रखना, जो इन प्रोविजंस को ध्यान से नहीं सुनेगा, रात को उसके सपने में सांप आएगा, बता रहा हूं। चलो, वैलिड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वैलिड एग्रीमेंट वो होते हैं जो हमने अभी पढ़ा। या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जब हम बात करते हैं वॉइड की, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। भाई सही कर लीजिए, आखिरी मौका आ गया है, सही कर लीजिए कंफ्यूजन। वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि इसमें अंतर क्या है। सुनिए जी, ये कह रहा है डॉक्टर झटका ने मिस्टर अटका से प्रॉमिस किया कि वो मिस्टर अटका की सर्जरी करेंगे। ठीक है ना, कोई बीमारी हो गई होगी मिस्टर अटका को, डेट तय हो गई, पैसे तय हो गए, डॉक्टर झटका ने बिल्कुल फुल तैयारी कर ली, सब स्टडी कर ली। इससे पहले के मिस्टर अटका की सर्जरी हो पाती, उससे पहले ही मिस्टर अटका का स्वर्गवास हो गया। दुख की बात है, पर हो गया। यहां पर अब मुझे यह बताइए कि क्या मिस्टर अटका की सर्जरी हो सकती है? मिस्टर अटका तो मर चुका, अब मिस्टर अटका की सर्जरी नहीं हो सकती। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे डबल ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, जब डॉक्टर झटका और मिस्टर अटका का एग्रीमेंट हुआ था तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था? ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, फ्री कंसेंट भी है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, सारे इसेंशियल एलिमेंट थे कि नहीं थे? हाँ थे। तो मिस्टर अटका का डॉक्टर झटका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था? हाँ जी, बिल्कुल था। लेकिन उससे पहले के परफॉर्मेंस हो पाती, मरीज की डेथ हो गई। क्या अब परफॉर्मेंस हो पाएगी? क्या अब सर्जरी हो पाएगी? गर्दन हिला दीजिए, नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मरीज तो मर चुका है। यानी कि शुरुआत में तो एग्रीमेंट वैलिड था, शुरुआत में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और आता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस दिन से वॉइड माना जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उस दिन से वॉइड माना जाता है जिस दिन से वो वैलिड नहीं रहा, मतलब जिस दिन से उसका होना इम्पॉसिबल हो गया, जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी इस केस में शुरू में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वॉइड किस दिन हुआ? जिस दिन अटका की डेथ हो गई, है ना जी। तो यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो शुरू में वैलिड था लेकिन बाद में जाकर वॉइड हो गया। और वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है और एक मेजर आदमी है, अडल्ट आदमी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो लोगों के बीच में अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है तो दोनों लोग मेजर होने चाहिए, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। अब यहां पर तो क्या है, यहां पर मिस्टर बड़े लाल एग्रीमेंट कर रहे हैं एक 16 साल के लड़के से कि वो उसको कुछ सामान बेचेंगे। अब 16 साल का लड़का तो माइनर है, वो तो मेजर नहीं है, वो तो एडल्ट नहीं है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मौजूद नहीं है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, उसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट।
ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। बताइए, माइनर के साथ एग्रीमेंट माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नो सर। है ना? तो ये बना वॉइड एग्रीमेंट, ये बना वॉइड एग्रीमेंट। ओके, चलिए जरी वापस चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे जी? हम पढ़ रहे थे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कब होता है एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? जब उसमें उन इसेंशियल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। मान लीजिए कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था लेकिन बाद में जाके क्या हो गया? सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इट वॉज एनफोर्सेबल इन द बिगिनिंग बट लेटर इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, उसे कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। फिर कह रहा है एन वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल एग्रीमेंट का क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, ये नोट करके रखना। क्वेश्चन पूछता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज, सॉरी, क्वेश्चन पूछता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी इज। आपको लिखना होता है वॉइडेबल, और बिना इस क्वेश्चन के तो क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, आएगा ही आएगा। ध्यान रखिए, इसमें से तो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब समझिए कि कोई भी एग्रीमेंट वॉइडेबल कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। वॉइडेबल एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट वॉइडेबल तब होता है जब पार्टी की कंसेंट सीधे तरीके से नहीं ली गई है। सीधे तरीके से नहीं ली गई है मतलब दबाव डाल के ली गई है, मारपीट करके ली गई है, फ्रॉड करके ली गई है। तो जिसकी भी कंसेंट गलत तरीके से ली जाती है, कहा जाता है कि एग्रीमेंट वॉइडेबल है उस व्यक्ति के ऑप्शन पर जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक लेडी है, जो कि लेडी का नाम है मिसेस स्लिम और पुरुष का नाम है मिस्टर फैट। और आप देख रहे हैं कितने प्यार से ये मना रही है इसको कि मान जा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। यहां पर किसकी कंसेंट गलत तरीके से ली जा रही है? इस आदमी की, मिस्टर फैट की। तो कॉन्ट्रैक्ट किसकी ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा? मिस्टर फैट की ऑप्शन पर। हालांकि वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में हम कुछ चीजें फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, जहां पर कंसेंट सही तरीके से नहीं ली गई हो वहां एग्रीमेंट हो जाता है वॉइडेबल। और किसकी ऑप्शन पर वॉइडेबल होता है? जिसकी कंसेंट सही तरीके से नहीं ली गई। आगे चलते हैं तो आता है इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट कौन सा होता है? इल्लीगल एग्रीमेंट वो होता है जहां पर कि कोई ऐसा काम करने के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा हो जो कि अनलॉफुल है, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। याद रखिएगा ये लाइन, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। यहां पर ये एक बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन का नाम है ए। इसने एक गुंडे को पैसे दिए जिसका नाम है गब्बर। यानी कि ये कुछ ऐसा करने का एग्रीमेंट कर रहा है जो कि इंडिया में फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ में मना। अब किसी का मर्डर करना तो मना है ना जी, फिर भी मर्डर करने का एग्रीमेंट हो रहा है, तो एग्रीमेंट कैसा होगा? इल्लीगल। और ध्यान रखिए, इल्लीगल एग्रीमेंट ही होता है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि इल्लीगल एग्रीमेंट का मूल मकसद क्या है? कुछ ऐसा करना जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। और हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट है कि उसका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्ट हो अनलॉफुल, है ना। और अंतिम है अनएनफोर्सेबल, ऐसा एग्रीमेंट जो बिल्कुल ठीक है
बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, बस कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। यहां जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोमिसरी नोट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी जब दूसरे व्यक्ति को कुछ समय बाद कुछ पैसे देने का वचन देता है तो उसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। साइड में जो आप डाक टिकट जैसे देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रिवेन्यू स्टैंप। क्या कहते हैं? रिवेन्यू स्टैंप। ये बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की जाने वाली एक फीस है, एक टैक्स है। अगर ये रिवेन्यू स्टैंप आपने प्रोमिसरी नोट पर नहीं लगाई तो प्रोमिसरी नोट हो जाएगा अनएनफोर्सेबल, यानी कोर्ट इसको मानेगा ही नहीं। कोर्ट कहेगा नहीं, हम इसको नहीं मानते, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो आप कहोगे सर यही तो वॉइड में था। जी नहीं, वॉइड में और अनएनफोर्सेबल में एक अंतर है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो गया तो हमेशा के लिए वॉइड है। अनएनफोर्सेबल का खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट को जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट खत्म हो जाएगा तुरंत एनफोर्सेबल मान लिया जाएगा। आप बिना रिवेन्यू स्टैंप लगा हुआ प्रोमिसरी नोट लेकर पहुंच गए कोर्ट। आपने कोर्ट को कहा साहब देखो ये पैसा इसने मुझे देने के लिए कहा था, इसके साइन भी हैं। कोर्ट ने कहा साइन तो है लेकिन इस पर रिवेन्यू स्टैंप तो लगी नहीं हुई है, तो इसलिए हम इस प्रोमिसरी नोट को नहीं मानते। आपको क्या करना है? बस रिवेन्यू स्टैंप लगानी है, सिंपल। तब कोर्ट उसको मान लेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो कभी वैलिड होता ही नहीं है। वॉइड तो एक बार वॉइड हो गया तो हमेशा के लिए वॉइड हो गया। लेकिन अनएनफोर्सेबल में क्या होता है कि अगर आप उसके टेक्निकल डिफेक्ट को क्योर कर दें तो वो वापस से वैलिड बन जाता है। ठीक है, तो वैलिडिटी के बेस पर कितनी तरह के डिफरेंशिएशन हो गए जी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको अंतर समझ आ गया होगा। वॉइडेबल एग्रीमेंट को हम फ्री कंसेंट में फिर से डील करेंगे और इलीगल एग्रीमेंट को भी अभी थोड़ी देर बाद एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में फिर से डील करेंगे। अनएनफोर्सेबल क्लियर है बिल्कुल। टेक्निकल डिफेक्ट था, वो टेक्निकल डिफेक्ट ठीक हो गया तो एनफोर्सेबल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपने एग्रीमेंट कर लिया, दोनों पार्टीज ने साइन कर लिया, लेकिन कोर्ट उस एग्रीमेंट को तब तक नहीं मानता जब तक को वो रजिस्टर ना हो जाए, रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर ना कर ले, है ना। तो अनरजिस्टर्ड है तो एनफोर्सेबल नहीं है, रजिस्टर करा लो एनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन तैयार? बंदूक में गोली भर के तैयार? सुनिए, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एवरी एक्सेप्टेड ऑफर, एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ, या डी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस? सही जवाब है, सही जवाब है सी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। एक और क्वेश्चन, वॉइड एग्रीमेंट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, यानी पहले एनफोर्सेबल था। सीजेस का मतलब अब नहीं रहा। अब नहीं रहा का मतलब क्या? पहले कभी एनफोर्सेबल था, अब एनफोर्सेबल नहीं रहा। Void agreement means a contract which is ceases to be enforceable. Every promise or set of promise या agreement not enforceable in law. जल्दी से आंसर धड़ाके से। हाँ, सही जवाब है डी, agreement not enforceable in law। ए क्या है? ए void contract। वेरी गुड। फिर आ गया क्वेश्चन, voidable agreement means a contract which ceases to be enforceable। नहीं, ये तो void contract, an agreement which is enforceable at the option of one party। बस याद आ रहा है वो सीन, मोटी औरत ने उस आदमी का गर्दन पकड़ के एग्रीमेंट कराया था। उस आदमी के ऑप्शन पर ये एग्रीमेंट void भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। जब तक वो कोई एक निर्णय नहीं ले लेता तब तक वो एग्रीमेंट है voidable। सही जवाब है बी। ओहो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, कैंसिल कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नन ऑफ द अबव। सही जवाब आया बिल्कुल बी, इज वैलिड इन द बिगिनिंग
बट बिकम वॉइड लेटर ऑन। एक और क्वेश्चन, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब देने की कोशिश करना भाई। वॉइड एग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल। सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होते हैं क्या? इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइडेबल होते हैं क्या? डी सर। इलीगल एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड। ये रेटिफाइड का मतलब क्या है? ठीक कर दिया जाना, है ना। इलीगल एग्रीमेंट को पार्टीज ठीक भी कर सकती हैं क्या? इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। सही जवाब क्या है बताइए, टाइप करके बताइए फटाफट। डी 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 डी। अरे वाह, आप लोगों को तो समझ में आ गया। सही जवाब है डी, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। वाह, क्या स्टूडेंट मिले, मजा आ गया भाई। अब देखो, सुनो एक बात, अगर आप सीए का मॉड्यूल पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन या सीपीटी का पढ़ेंगे, तो एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड काफी बाद में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपके मॉड्यूल में एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड शुरू में ही पढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया, तो अब सारे वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा देते हैं। ठीक है जी। तो हम भी एक काम करेंगे, हमने तो कसम खाई है पहले ही कि हम तो आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है जी। तो जैसे जैसे स्टडी मैट चलेगा हम तो वैसे ही चलेंगे। सुनिए जी, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं? किसी माइनर के साथ किए जाने वाला एग्रीमेंट या किसी पागल के साथ किए जाने वाला एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो काम आप करने जा रहे हैं वो अनलॉफुल यानी इलीगल है, एग्रीमेंट जिसमें दोनों लोगों की गलती है, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है दोनों की, एग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट। तो ऐसे दिखा के नहीं निकलेंगे हम, एक एक चीज को समझा कर जाएंगे। कैसे? देखिए जी, एग्रीमेंट बाय ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर के साथ या किसी पागल आदमी के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो लॉ कह रहा है भैया वो वॉइड है। और वो वॉइड एग्रीमेंट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? वो वॉइड एग्रीमेंट है। समझ गए? एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये एग्रीमेंट तो वॉइड है ही है। यहां आप देख सकते हैं बड़ा ही क्यूट सा सुंदर सा बच्चा खड़ा हुआ है और एक दाढ़ी वाला आदमी भी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो छोटा बच्चा है ये माइनर है और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये मेजर है। ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये इस बच्चे से कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी बुक्स 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, और ये बच्चा कह रहा है ठीक है जी मैं बेचने के लिए तैयार हूं। तो मुझे बताइए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? नहीं सर। नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड होता है। ये वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। माइनर के साथ करने वाले एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। दूसरा, पागल आदमी के साथ भी अगर एग्रीमेंट किया तो वो भी वॉइड होता है। चलिए जी, तो इसी आदमी ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक पागल के साथ भी एग्रीमेंट किया है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ये जो दस्ताने तुमने पहने हुए हैं, बड़े मतलब दस्ताने तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसमें केवल 4 ही उंगली है। कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है मैं आपके दस्ताने 50 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। और ये साहब जो कि शक्ल से ही पता लग रहा है कि पागल हैं, ये कह रहे हैं ठीक है मैं बेचने के लिए तैयार हूं। भाई तुम्हारा ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ तुम एग्रीमेंट कर रहे हो वो पागल है, अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है, माइनर कौन होता है, ये हम कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, पागल के साथ हुआ एग्रीमेंट, माइनर के साथ हुआ एग्रीमेंट वॉइड होता है। दूसरा एग्रीमेंट, ओ क्वेश्चन आ गया, एन एग्रीमेंट विद माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इलीगल, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वैलिड
या वैलिड विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बट वॉइड विद माइनर। अरे ये तो सीधा जवाब है इसका, बी, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। फिर कह रहा है एग्रीमेंट ऑफ विच कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन ने गब्बर को कहा कि तुम मेरे कंपटीटर का मर्डर कर दो। अब मर्डर करना तो अनलॉफुल है, और इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बिजनेसमैन के कंपटीटर का मर्डर करना। और ये जो गब्बर है ये कह रहा हां जी मैं तो कर दूंगा। भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी एग्रीमेंट हो जाएगा, ये एग्रीमेंट तो इल्लीगल है, ये एग्रीमेंट तो इल्लीगल है, और इल्लीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा ही होगा। यहां तक कि लॉ कहता है इल्लीगल एग्रीमेंट से जो कोलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, उससे जो जुड़े हुए एग्रीमेंट हैं, वो भी टेंटेड विद इल्लीगैलिटी हो जाते हैं। यानी अगर गब्बर ने इस बिजनेसमैन के कंपटीटर को मारने के लिए कुछ पैसे लिए, ठीक है, और वो किसी और को दे दिए, उधार दे दिए या उधार देने का वादा कर दिया, वो एग्रीमेंट भी टेंटेड विद इल्लीगैलिटी हो जाएगा, वो भी इल्लीगल या वॉइड माना जाएगा। समझ गए? लो जी क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इज इल्लीगल, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वैलिड या डी बोथ एंड बी? सिंपल आंसर है साहब, डी बोथ एंड बी। एक और क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट कोलेटरल टू इल्लीगल एग्रीमेंट बिकम इल्लीगल, वॉइड, टेंटेड विद इल्लीगैलिटी या नन। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैंने अभी कहा इल्लीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है वो इल्लीगल भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल कोर्ट ने किया है, ये एक्ट का शब्द नहीं है टेंटेड विद इल्लीगैलिटी, ये कोर्ट का दिया हुआ शब्द है। कोर्ट ने कहा कोलेटरल एग्रीमेंट्स ऑफ इल्लीगल एग्रीमेंट ऑल्सो बिकम टेंटेड विद इल्लीगैलिटी। तो अगर ऑप्शन में इल्लीगल भी है, वॉइड भी है और टेंटेड विद इल्लीगैलिटी भी है, तो आपको टिक करना है टेंटेड विद इल्लीगैलिटी। इसी को अगर हम ऐसे कहें कि ऑप्शन में इल्लीगल भी है, वैलिड है, वॉइडेबल है और नन है, अब तो टेंटेड विद इल्लीगैलिटी नहीं है, वॉइड भी नहीं है, तो अब सही जवाब क्या होना चाहिए जी? अब सही जवाब होना चाहिए इल्लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, फिर कह रहा है एग्रीमेंट जो कि बाइलेटरल मिस्टेक की वजह से हो गए, मतलब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट कर तो रही हैं, लेकिन दोनों पार्टीज जिस बात पर सहमत हो रही हैं वो अलग अलग है, यानी कंसेंसस एड आइटम नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था घोड़े वाला, है ना, एक आदमी घोड़ा बेचना चाहता है, एक आदमी घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन जिस तरह का घोड़ा बेचने वाला बेच रहा है उस तरह का घोड़ा है, यानी जहां कंसेंसस एड आइटम नहीं है। एक तो वहां हम कहते हैं बाइलेटरल मिस्टेक, दूसरा जहां पर किसी चीज के एग्जिस्टेंस के रिलेशन में दो लोगों को बाइलेटरल मिस्टेक है, मतलब जिस चीज के रिलेशन में एग्रीमेंट हो रहा है एक्चुअली वो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, और दोनों को ही नहीं पता कि अब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों को क्या लग रहा है कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है, दोनों लोग उसके बारे में एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए एक एग्जाम्पल, ये है एक बिजनेसमैन, इनका चलता है एक शिप, इन्होंने एक मैकेनिक के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई जैसा ही मेरा शिप वापस आ जाएगा, मेरा शिप गया हुआ है वॉयज पर, मेरा शिप गया हुआ है यात्रा पर, जैसे ही मेरा शिप वापस आ जाएगा क्या तुम मेरे शिप की रिपेयर कर दोगे? मैकेनिक तो क्या कहेगा? मैकेनिक कहेगा हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा। अब जिस दिन इन दोनों का ये एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन वो शिप डूब चुका है और दोनों को ही इस बारे में मालूम नहीं है। दोनों को ये मिस्टेक लग रही है कि शिप एग्जिस्ट करता है, जबकि शिप एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर कैसी मिस्टेक है? बाइलेटरल, दोनों लोग गलती पर है, तो मिस्टेक कैसी मानी जाएगी? बाइलेटरल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है जी, तो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट इल्लीगल एग्रीमेंट, बाइलेटरल मिस्टेक की वजह से हुआ एग्रीमेंट क्या होता है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड।
An agreement entered due to bilateral mistake is void because there is no consensus item. It is illegal. Parties have not taken care या all. दीजिए जवाब इसका। सर ए। सर ए। सर ए। दोबारा दिखाऊं क्वेश्चन, देखिए। ए सर। An agreement entered into due to bilateral mistake is void because there is no consensus item. It is illegal. Parties have not taken care of या all. फटाफट जवाब। ए लक्ष्य कह रहे हैं, ए कविता, ए सिद्धार्थ, ए लक्ष्य, ए संजना कह रही है छोटा ए, नीरज शर्मा कह रहे हैं डी, अंकुर कह रहे हैं ए, मानवी कह रही है ए, अकृत कह रहे हैं ए, शुभोजीत ए, आर्या ए, इतने सारे ए, वाओ वाह। जसवंत कह रहे हैं डबल ए, वेरी गुड। योगिता कह रही है आ, कटोच भी कह रहे हैं वाह भाई वाह, बड़े मजेदार स्टूडेंट्स मिले हैं, वाह भाई वाह। ऐसे बढ़िया स्टूडेंट तो बहुत कम मिलते हैं। ए सही जवाब है क्योंकि यहां कंसेंसस आइटम नहीं बना, सही जवाब है ए, है ना। इलीगल तो नहीं होगा भाई, मिस्टेक ही तो करी है हमने कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई हमने अपराध थोड़ी कराया, हमारा ही वो था शिप जो डूब गया, तो इसमें अपराध क्या है, डूब गया हमें पता नहीं था। चलिए फिर कह रहा है कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट, पूरा का पूरा तो अनलॉफुल नहीं है, आधा लॉफुल है और आधा अनलॉफुल है, और जो पार्ट अनलॉफुल है वो लॉफुल वाले से अलग नहीं हो सकता, तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक हॉस्पिटल का ओनर है, उसने एक डॉक्टर को अपने यहां रखा और उसने डॉक्टर से पता क्या कहा, उसने कहा तुम मेरे हॉस्पिटल की इंचार्ज हो, आज से तुम मेरे हॉस्पिटल की इंचार्ज हो, और जो मैं किडनी बेचने वाला बिजनेस करता हूं उसकी भी इंचार्ज तुम ही हो। अब हॉस्पिटल का इंचार्ज होना तो लीगल बिजनेस है, लेकिन किडनीज का बिजनेस तो इलीगल है ना। तो यहां पर क्या है कि आधा हिस्सा तो लीगल है, आधा हिस्सा इलीगल है, और दोनों हिस्से अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एन एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट एंड लॉफुल पार्ट कैन बी सेपरेटेड। अब बताओ ए नंबर। ये कह रहा है जी लॉफुल पार्ट अलग हो सकता है, तो होल एग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा, या लॉफुल पार्ट एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा, या अनलॉफुल पार्ट भी एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा, या दोनों पार्ट एग्जीक्यूट करा लिए जाएंगे, बताओ। और सही जवाब है बी, केवल लॉफुल पार्ट एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा। अगर अलग अलग हो सकते हैं तो, अगर अलग अलग नहीं हो सकते हैं तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही अनलॉफुल हो जाएगा। फिर ए ठीक होता है ना, अगर सेपरेबल नहीं होता तो ए सही जवाब होता। इसके अलावा बिना कंसीडरेशन के किए हुए एग्रीमेंट, मैरिज नहीं करने के एग्रीमेंट, व्यापार नहीं करने के एग्रीमेंट भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, सेक्शन 25, 26, 27। ये है मिस्टर गिरधारी। मिस्टर गिरधारी के पास एक घर है, एक पेंटर आया, उसका नाम है पप्पू पेंटर। ये कह रहा है जी कि मैं आपका घर बिना पैसे के ही पेंट कर दूंगा, यानी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। और एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन कैसा होता है, वॉइड, क्योंकि कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट है, कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, ये वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है जी। एग्रीमेंट रेस्ट्रेन इन ट्रेड, आप देख रहे हैं यहां पर एक डायरेक्टर है और एक मॉडल है, और डायरेक्टर ये कह रहा है कि इफ यू वांट माय मॉडलिंग असाइनमेंट एग्री टू नॉट टू मैरी फॉर होल लाइफ। अब ये सोच रही है मॉडल बेचारी क्या करे। यहां एक चीज ध्यान रखना, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज अगर एब्सोल्यूट है तभी वॉइड है, मतलब मेरे साथ काम करो मत करो लेकिन शादी नहीं कर सकते, इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड है। अगर मैं ये कह रहा हूं जब तक मेरे साथ काम करना है तब तक शादी नहीं कर सकते, इसे कहते हैं पार्शियल रेस्ट्रेंट, इसे कहते हैं कंडीशनल रेस्ट्रेंट। आप मेरे साथ काम छोड़ दीजिए
शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड होता है। केवल एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन ही वॉइड है। मतलब अगर मॉडल ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, हाँ जी ठीक है, आप मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट दे दो, आप चाहे असाइनमेंट रखो या मत रखो, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, तो मॉडल पर यह एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, मॉडल पर यह एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है। वो कभी भी शादी कर सकती है, आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। क्वेश्चन आ गया, एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स, इज नहीं है यहां, विच क्रिएट्स पार्शियल रेस्ट्रेन ऑन मैरिज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, कैसा होना चाहिए? वॉइड, वैलिड, इलीगल या अवॉइडेबल? और सही जवाब है बी, यानी कि वैलिड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब किसी से ये कहना कि ये वाला बिजनेस तुम नहीं करोगे, तुम स्टील के बर्तन बेचने का बिजनेस नहीं करोगे, तुम बुक बेचने का बिजनेस नहीं करोगे। क्यों भाई? हमारा जो मन आएगा करेंगे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हमें ये हक देता है कि जो भी लॉफुल बिजनेस है, जो भी वैलिड बिजनेस है, हम उसको कर सकते हैं। कोई भी आदमी हम पर ये रौब नहीं जमा सकता कि तुम ये बिजनेस करोगे और ये बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला है सेल ऑफ गुडविल। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपकी गुडविल खरीद रहा है तो वो आपके ऊपर रेस्ट्रेन लगा सकता है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं, पार्शल। मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी मिठाई की दुकान है, बहुत फेमस है, खूब चलती है, मैंने आपसे कहा कि मिठाई की दुकान और गुडविल दोनों मैं आपसे खरीदना चाहता हूं। ठीक है, मैंने गुडविल के भी पैसे दे दिए, मिठाई की दुकान के भी पैसे दे दिए, और आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि इस शहर में अगले 5 साल तक आप मिठाई की दुकान नहीं करेंगे। वैलिड है। लेकिन अगर मैं कहूं पूरी जिंदगी किसी भी शहर में कभी भी आप मिठाई की दुकान नहीं करोगे, वॉइड है। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि एक डेंटिस्ट है, उस डेंटिस्ट ने एक असिस्टेंट को रखा है ना भाई। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको कुछ समय की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। डेंटिस्ट ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा, लेकिन डेंटिस्ट ने एक शर्त लगा दी असिस्टेंट के ऊपर। क्या शर्त लगा दी? कि तुम कभी डेंटिस्ट नहीं प्रैक्टिस कर सकती, ट्रेनिंग तुम्हें डेंटिस्ट की दूंगा, बढ़िया ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन तुम कभी डेंटिस्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकती। क्या ये एग्रीमेंट इस डेंटिस्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। ये जब चाहे जाकर डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कर सकती है। हां, एक बात और ध्यान रखिए, दूसरा एक्सेप्शन, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो आपके साथ ये एग्रीमेंट कर सकता है कि ट्रेनिंग के बाद इतने साल तक मेरे साथ नौकरी करनी पड़ेगी, या ये भी कह सकता है कि जिस समय मेरे यहां नौकरी कर रहे हो उस समय किसी दूसरे के पास नौकरी नहीं कर सकते हो। वो वैलिड होता है, इसे हम कहते हैं सर्विस एग्रीमेंट्स। और तीसरा एग्रीमेंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ एग्री करता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास कॉम्पिटिटिव बिजनेस में पार्टनर नहीं बनूंगा। ये भी तो रेस्ट्रेन इन ट्रेड है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। ये 3 एक्सेप्शन हैं इसके एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के। क्वेश्चन देखिए, एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स रेस्ट्रेन इन ट्रेड बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुडविल इज वॉइड, इज वैलिड, इज इलीगल या इज वॉइडेबल? सही जवाब है बी, इज वैलिड। क्यों वैलिड? हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑफ गुडविल रेस्ट्रेन इन ट्रेड का एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्ट्रेन इन ट्रेड? इनमें से कौन सा एग्रीमेंट रेस्ट्रेन इन ट्रेड नहीं है? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी या नन? सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये रेस्ट्रेन इन ट्रेड के एक्सेप्शंस हैं। अगर आप रेस्ट्रेन इन ट्रेड का एग्रीमेंट करते हैं तो भी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे।
ठीक है जी। फिर आते हैं एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। यहां बेसिकली रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि मैं आपके ऊपर मुकदमा नहीं करूंगा, आप मेरे साथ ये एग्रीमेंट कीजिए, आप मेरे साथ ये एग्रीमेंट कीजिए कि आप मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये जो एग्रीमेंट है इसे हम कहते हैं रेस्ट्रेन इन ट्रेड। इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रेन इन ट्रेड, सॉरी रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये एग्री करता है कि वो मेरे ऊपर और मैं उसके ऊपर मुकदमा नहीं करूंगा, इसे हम कहते हैं रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है जी। देखिए, ये एक घर है, घर काफी दिन से बंद है। घर किसका है? वही मुरारी का, गिरधारी का, सॉरी। अब क्या हुआ, एक चोर की नजर पड़ी इसके घर पर कि घर बहुत दिन से बंद है, और वो एक दिन रात को मौका देखकर गिरधारी के घर पर हाथ साफ करके निकल गया। अब चोर की किस्मत थी खराब, चोर को पकड़ लिया एक पुलिस वाले ने। अब ये जो चोर था इसने क्या किया, इसने गिरधारी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जी देखो, आपका माल ही तो गया है, सामान ही तो मैंने चोरी करा है, मुझे जेल भिजवा के आपका सामान थोड़ी मिल जाएगा। अगर आप मेरे ऊपर मुकदमा ना करो, एग्रीमेंट कर लो कि आप मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करोगे, तो मैं आपका सामान लौटा दूंगा, है ना। तो गिरधर क्या कह रहा है? गिरधारी कह रहा है बढ़िया है, ये तो अच्छी ऑप्शन है भाई, मुझे तो मेरे माल से मतलब है, मुझे तो मेरे सामान से मतलब है, मैं तुझे जेल भिजवा के क्या करूंगा। ठीक है जी। यहां पर गिरधारी क्या एग्रीमेंट कर रहा है कि वो चोर के ऊपर मुकदमा नहीं करेगा। ये क्या है? एक तरह का रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग, और ये वॉइड होता है। ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग अनसर्टेन है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, या एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, या एग्रीमेंट बाय ऑफ वेजर यानी कि शर्त लगाने के एग्रीमेंट, ये भी वॉइड है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये है चिल्लम सर, इनकी ऑयल बेचने की दुकान है, हर तरह का ऑयल रखते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सब तरह का ऑयल रखते हैं। और ये एक महिला के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये इसको 150 रुपए पर केजी के हिसाब से ऑयल सप्लाई करेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो हर तरह का ऑयल बेचता है, ये किस तरह के ऑयल का एग्रीमेंट कर रहा है? यानी मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज अनसर्टेन, देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट वॉइड होगा जहां मीनिंग इज अनसर्टेन। शर्त लगाने के एग्रीमेंट यानी वेजर, कंटिंजेंट एग्रीमेंट के साथ हम वेजरिंग एग्रीमेंट भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि वेजर का एग्रीमेंट यानी शर्त लगाने का एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। यह है रमेश, इसका एक दोस्त है सुरेश। रमेश ने कहा आज पक्का बारिश होगी, मैं शर्त लगा सकता हूं। सुरेश बोला भाई आज बारिश नहीं होगी। तो रमेश बोला अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। और सुरेश बोला अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ये स्टार यहां गलती से लगा हुआ है, ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला नहीं है। यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ पैसे देने की बात कर रहा है, पैसे देने के लिए एग्री कर रहा है। अगर कोई इवेंट होता है या नहीं होता है, शर्त लगाना तो आप सभी लोग जानते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। शर्त लगाने का एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। कोई इम्पॉसिबल काम करने का, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा, दूध की नदियां बहा दूंगा, ये सब इम्पॉसिबल इवेंट हैं, ये भी वॉइड होते हैं। ठीक है जी। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट या एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। अगर कल सूरज पश्चिम से निकल जाए तो ये काम करेंगे, नहीं जी नहीं, सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। ठीक है। तो हमने पढ़े एग्रीमेंट्स जो कि पहले से ही कानून में वॉइड डिक्लेयर्ड है। अब एक
और तरह का डिस्टिंक्शन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। एक होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, यानी कि दो लोग बैठे, कागज पर लिखा, अपने अपने सिग्नेचर करे, एक एक कॉपी रख ली, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट के जजमेंट की वजह से पैदा हुआ हो, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट या सिंपल एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं गया, यानी या तो ओरल हो या इंप्लाइड बाई कंडक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या होता है, क्या बताया मैंने अभी? दो लोग बैठे, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, अपने अपने साइन करे, एक कॉपी आपने रख ली, एक कॉपी मैंने रख ली, इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ लीजिए, यहां पर टॉप पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का एग्जाम्पल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है। यहां पर क्या है, एक पत्नी कोर्ट पहुंची, उसने कहा जी मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती हूं। हस्बैंड बोला जी मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। कोर्ट ने कहा ठीक है, तुम्हें अपनी पत्नी को एन्यूटी देनी पड़ेगी। अब देखो, पति पत्नी के बीच में तो कोई एग्रीमेंट नहीं है एन्यूटी देने का, लेकिन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें कोर्ट ने कहा हस्बैंड हर महीने अपनी पत्नी को पैसे देगा। तो ये जो अब एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हो गया? हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यानी एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ के बीच में, क्योंकि अब तो तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट इन दोनों लोगों के ऑफर एक्सेप्टेंस से नहीं हुआ। ये एग्रीमेंट कोर्ट के जजमेंट की वजह से हुआ। बताओ, अगर कोर्ट का जजमेंट नहीं होता तो क्या हस्बैंड को वाइफ को कुछ पैसे देने पड़ते? नहीं। तो जो एग्रीमेंट कोर्ट के जजमेंट की वजह से हुए उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए देखें क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट्स डैश आर इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज टू देम। सही जवाब क्या होना चाहिए? और सही जवाब है सी, यानी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। अगला क्वेश्चन। एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, बोथ ए एंड बी। बताओ भाई सही जवाब। एग्रीमेंट अराइजिंग ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ए का जवाब आ रहा है सब जगह से। बस यही बात है असली। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, यही बताना मेरा काम है जी। मैं सीए फाउंडेशन की क्लास नहीं ले रहा, वहां नहीं लिखी है बात, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखी है और पेपर वहीं से ही बनेगा। तो ध्यान रखो, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के जो जो एमसीक्यू हो सकता है वो निकाल के लाया हूं आपके लिए बहुत मेहनत करके। तो सही जवाब है डी, बोथ ए एंड बी। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया भी है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने खुद ही नहीं बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस भी कहते हैं। तो ठीक है, जब आपको नहीं पता था तो जवाब को गलत नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी को। भाई सीधी सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया वो एग्जीक्यूटेड और जो अभी पूरा नहीं हुआ वो एग्जीक्यूटरी। एक पार्टी का परफॉर्मेंस रह रहा है तो भी एग्जीक्यूटरी, दोनों का रह रहा है तो भी एग्जीक्यूटरी। ओहो, ये है चुन्नू और चुन्नू कर रहे हैं फोन। चुन्नू फोन कहां कर रहे हैं? रेस्टोरेंट को फोन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हेलो रेस्टोरेंट जी। रेस्टोरेंट ने कहा यस प्लीज प्लेस योर ऑर्डर, और चुन्नू ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक पिज्जा, मेरे को 4 चीज पिज्जा भिजवा दिया जाए। रेस्टोरेंट ने कहा ओके, और रेस्टोरेंट ने तुरंत पिज्जा पैक कराया और कहां पहुंचा दिया? चुन्नू के पास। चुन्नू ने पैसे दे दिए।
बताओ ये एग्जीक्यूटेड हो गया या अभी भी एग्जीक्यूटरी रह गया? सर एग्जीक्यूटेड। चुन्नू को पैसे देने थे, पैसे दे दिए। रेस्टोरेंट को पिज्जा देना था, रेस्टोरेंट ने पिज्जा दे दिया। एग्रीमेंट हो गया एग्जीक्यूटेड। अच्छा, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, यानी कि अभी ना तो चुन्नू ने पैसे दिए और ना रेस्टोरेंट वाले ने पिज्जा दिया है, तो ये एग्रीमेंट कैसा था? तब ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूटरी था, यानी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी परफॉर्मेंस पूरी हुई नहीं है, किसी एक पार्टी या दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस ड्यू है, तब था ये एग्जीक्यूटरी। और जैसे ही पिज्जा डिलीवर हो गया, चुन्नू ने पैसे दे दिए, एग्रीमेंट हो गया एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन आ गया, an executed contract is one which has been completely completed by both the parties. Executed contract, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। It is a contract which is not wholly performed. इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वो है जो अभी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हुआ? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड तो वो है जो पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका। तो सही जवाब क्या है? डी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। एक होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन हो, और बाइलेटरल वो होता है जिसमें कि दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन हो। अब आप कहोगे सर जी एक बात बताओ, आप तो ये कह रहे थे कि लीगल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन हो, अब आप कह रहे हो एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन हो। ये कह रहा है एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन रह गया है जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ, यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ माना गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ये कब माना जाता है? जब एक आदमी ऑफर करे और दूसरा आदमी एक्सेप्टेंस करे, है ना जी। अब समझो, आप एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां एक कुली खड़ा था, आपने उससे कहा तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर इस बर्थ नंबर पर इस गाड़ी में मेरा सामान पहुंचा दो। तो ऑफर हो गया, कुली कुछ नहीं बोला, उसने खट्टे से सामान उठाया और चट्टे से सीढ़ी चढ़ के और फट्टे से सामान आपके कोच में आपकी सीट पर रख दिया। एक्सेप्टेंस नहीं दी उसने, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो एक्सेप्टेंस के बराबर है, ठीक है। यानी एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब उसने सामान रख दिया। अब इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में किस आदमी की परफॉर्मेंस बाकी रह गई? कुली ने तो अपना काम कर दिया, परफॉर्मेंस बाकी रह गई आपकी, जिसका सामान था। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ? यूनिलेटरल। और मान लीजिए मैंने कहा कुली ये सामान उठाकर रख दोगे, उसने कहा हां जी रख दूंगा, एग्रीमेंट तुरंत हो गया। अभी कुली को सामान रखना है, उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, मुझे पैसा देना है, मेरे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है। तो जहां दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है वो होते हैं बाइलेटरल। ठीक है जी। फिर हम एग्रीमेंट को बांटते हैं एक्सप्रेस, इंप्लाइड और ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर। जो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर किए गए वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जो कंडक्ट या बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ से हो रहे हैं वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, ईमेल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इतनी सारी चीज हमने पढ़ी। इसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन नहीं है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से टाटा बाय बाय कहने का समय तो आ ही गया है, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार, परंपरा अनुशासन प्रतिभा फाइन है ना, तो हमें अभी आपके सामने रखने हैं कुछ क्वेश्चंस और आपको देने हैं उसके जवाब, और जवाब देने के बाद आपको करना है अपना असेसमेंट। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आज का क्वेश्चन पेपर। तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर के लिए? यस सर। तो देखिए अपने क्वेश्चन पेपर को। दिख रहा है क्वेश्चन पेपर? नो सर।
अगर आपको को क्वेश्चन पेपर दिख रहा था तो जरा यस बोल दीजिए एक बार। दिख रहा था तो, अभी नहीं दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा था। अगर क्वेश्चन पेपर दिख रहा था, नहीं अब नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? क्लियर नहीं। यस सर। नो सर। थोड़ा जूम करो सर। अगर अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है तो आप यस बोल सकते हैं। सर क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं दिख रहा है, कह रहे हैं क्लियर नहीं है सर। नो सर। अच्छा कोई बात क्लियर नहीं, नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में भेज रहा हूं। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में भेज रहा हूं और साथ ही आपको भेज रहा हूं इसके सही आंसर्स। मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा, सही आंसर शेयर करूंगा और आप मुझे शेयर करेंगे अपने नंबर। ओके? नहीं ओके सर। ना भेजू ग्रुप में? बोलो भाई बोलो। अगर आप टेस्ट के लिए तैयार हैं तो बोलो। मैं ग्रुप में आपको पेपर शेयर करने वाला हूं। ओके ओके, रितु कह रही है ओके, दत्तात्रेय, हरिंदर, नीरज, अनुष्का सब कह रहे हैं ओके, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में पेपर शेयर करने जा रहा हूं और उसकी आंसर की शेयर करने जा रहा हूं। ईमानदारी से क्वेश्चंस के आंसर शेयर करेंगे, ईमानदारी से अपना असेसमेंट शेयर करेंगे। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उस नंबर पर आपको अपने मार्क्स भेजने हैं, ठीक है, अपना सही असेसमेंट करके। टिल देन स्टूडेंट्स, जारी रहेगी भलाई की सप्लाई। आप जारी रखिए अपनी पढ़ाई, चाहे रूठे बहना चाहे रूठे भाई, क्योंकि अब एग्जाम की घड़ी है सिर पर आई। बिल्कुल भी नहीं करनी है ढिलाई, ठीक है जी। तो आपका पेपर आपके ग्रुप में शेयर होने वाला है, कमर कस लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।